चलिए शुरू करते हैं आज विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। कक्षा 12 हिंदी मीडियम के लिए दूसरा अध्याय है मानव भूगोल के अंदर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। एक विद्वान हुए राल्फ वाल्डो इमर्सन। कौन हुए? राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये कहते हैं कि कोई देश स्वर्ण से नहीं वरन केवल अपने स्त्रियों और पुरुषों से ही समृद्ध बनता है। यानी इन्होंने जनसंख्या का महत्व स्पष्ट किया है। यानी एक देश के लिए उसकी जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या कहते हैं ये कि स्वर्ण से नहीं अर्थात सोने से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत बनता है। एक राष्ट्र अपने नागरिकों से मजबूत बनता है, सोने से नहीं। ये कहने वाले कौन है? राल्फ वाल्डो इमर्सन। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। कैसे है? असमान रूप से, यानी कहीं पर जनसंख्या वितरण कम है तो कहीं पर बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, एशिया की जनसंख्या के संबंध में एक विद्वान हुए जॉर्ज बी क्रेसी। कौन हुए? जॉर्ज बी क्रेसी। ये टिप्पणी करते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, क्या कहा? बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि बहुत अधिक स्थान ऐसे जहां पर कम लोग रहते हैं और कम स्थान ऐसे जहां पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। एशिया के संबंध में ऐसी टिप्पणी करने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज बी क्रेसी। कौन है? जॉर्ज बी क्रेसी। विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसा है, इसके लिए हम पढ़ते हैं आगे। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या होता है? भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, इसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अर्थात जनसंख्या वितरण शब्द का अभिप्राय भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है से है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है और 10 देश ऐसे हैं दुनिया के जिसमें दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। कितनी आबादी? 60% आबादी निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है, मैक्सिको है। ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है। अगर जनसंख्या घनत्व निकालना अपने को तो उस क्षेत्र की जनसंख्या के अंदर क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो जनसंख्या का घनत्व निकल जाता है। जन घनत्व का मापन है प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या कहा? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में जन घनत्व का मापन किया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। हम बात करें जल की उपलब्धता की। किसकी बात करें? जल की उपलब्धता। तो जहां पर जल की उपलब्धता अधिक होगी वहां पर जनसंख्या भी अधिक होगी। जनसंख्या भी कैसी होगी? अधिक होगी। जनसंख्या भी कैसी होगी? अधिक। जहां पर जल उपलब्धता अधिक है वहां पर जनसंख्या उपलब्धता कम है और जहां पर जनसंख्या की उपलब्धता क्या है? कम है, वहां पर जनसंख्या भी क्या है? कम। जल की उपलब्धता कम तो जनसंख्या कम, जल की उपलब्धता सही है तो जनसंख्या अधिक है। और यही कारण है कि विश्व के प्राचीनतम शहर और आज जो बड़े बड़े शहर है जनसंख्या के वो नदियों के किनारे पर विकसित है और दुनिया भर में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो भी नदियों के किनारों पर ही हुई है। तो नदी घाटियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। अर्थात जनघनत्व वहां पर ज्यादा पाया जाता है और सघन जनसंख्या पाई जाती है। भूमि की आकृति, भू आकृति। कौन सी आकृति? भू आकृति। भू आकृति में जहां पर क्या हो? पर्वत हो, पठार हो और उबड़ खाबड़ जगह हो। कौन जगह हो? उबड़ खाबड़ जगह हो। वहां पर तो कम लोग रहेंगे। कैसे लोग रहेंगे? कम लोग। कैसे लोग रहेंगे? कम लोग। और जहां पर मैदान होंगे, जहां पर क्या होंगे? मैदान होंगे,
वहां पर कृषि के अनुकूल दशाएं होगी। क्या होगी? कृषि के अनुकूल दशाएं होगी, तो लोग वहां पर क्या रहेंगे? अधिक रहेंगे। लोग क्या रहेंगे? अधिक। तो पर्वतीय पठार और उबड़ खाबड़ स्थानों पर कम लोग रहेंगे, मैदानों में अधिक लोग निवास करेंगे। जलवायु ठंडी, अधिक ठंडी और अधिक गर्म जलवायु में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी जलवायु जो ना तो कैसी हो, ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा ठंडी हो, ऐसी जलवायु में लोग रहना पसंद करते हैं। अर्थात मानसून दशाएं जहां पर होती है, जैसे एशिया के देशों की बात करें हम, वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये अनुकूल दशा है मानवीय जीवन की, तो यहाँ पर ऐसा जनसंख्या अधिक होगी। मृदाओं की बात करें तो जहां पर उपजाऊ मृदाएं हैं वहां पर जनसंख्या अधिक है, और जहां पर अनुपजाऊ मृदाएं हैं वहां पर जनसंख्या कम होगी। आर्थिक कारकों की बात करें तो जहां पर खनिज होंगे तो यहाँ पर उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो यहाँ पर लोग आएंगे। क्या आएंगे? लोग आएंगे। तो जिन क्षेत्रों में खनिज है वहां पर जनसंख्या अधिक होगी। जनसंख्या कैसी होगी? अधिक। ठीक है। नगरीकरण की बात करें तो जो शहर होते हैं वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। इस कारण से जो नगर है या नगरीकरण हुआ है वो भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कि ये भी जनसंख्या को सघन बनाने में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। औद्योगिकरण की बात करें तो जिन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो रखी है वहां पर लोग अधिक होंगे, और जिन क्षेत्रों में उद्योगों की कमी है वहां पर लोग भी क्या होंगे? कम होंगे। तो ये आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब ऐसे कारक जो व्यक्ति की आय को प्रभावित करते हैं। खनिज जहां पर होंगे लोग, काम होगा तो लोगों के पास पैसा होगा तो लोग वहीं पर रहेंगे। नगरीकरण होगा, नगरीकरण से रोजगार मिलता है, रोजगार के अवसर मिलेंगे, शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं हमें आसानी से मिल जाती है, तो लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। जहां पर औद्योगिकरण होगा वहां पर भी लोग रहेंगे, औद्योगिक पेटियों के आसपास लोग रहेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की बात करें तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जो स्थान है वो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वहीं सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता यानी अशांति जहां पर होती है वहां से लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात जनसंख्या वहां पर विरल पाई जाएगी। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से लोगों को जाने को प्रोत्साहित सरकारें करती है, और कम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बसने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकारी प्रयास भी होते हैं इसमें। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारकों की बात करें तो उसके अंदर जल की उपलब्धता हो जाएगी, ठीक है, और भू आकृति हो जाएगी, जलवायु हो जाएगी और मृदाएं हो जाएगी। ये सब कारक है जो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं अगर उपलब्धता इनकी हो, और जहां पर अनुपलब्धता होती है वहां से जनसंख्या कम होती है। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण है, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों में सामाजिक सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान पर लोग बसना पसंद करते हैं, यानी अधिक जनसंख्या वहां पर होगी। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक अशांति जहां पर होगी वहां पर कम लोग होंगे, वहां पर क्या होंगे? कम लोग होंगे। और सरकारी प्रयास भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर को छोड़कर जाने के लिए होते हैं, और कम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बसने के लिए किए जाते हैं। तो ये सभी कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसी कारण से विश्व भर में जनसंख्या का वितरण असमान है। कैसा है? असमान। ये इसके बारे में हम पढ़ चुके। जल की उपलब्धता, भू आकृति, है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं। जल की लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सर्वाधिक घन बसे हुए क्षेत्र है। भू आकृति की बात करें तो पर्वतीय, पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वर होती है और कृषि की जा सकती है। जलवायु अत्यधिक गर्म और अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है, और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों
जैसे मरुस्थल और पहाड़ी है वहां पर कम जनसंख्या होगी। मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती, जैसे एशिया के देश। मृदा की बात करें तो जहां पर मृदा की उर्वरक शक्ति अधिक होगी वहां पर लोग कृषि कर पाएंगे, अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन कर पाएंगे, तो लोग वहां पर ज्यादा होंगे। और वहीं अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी। आर्थिक कारकों की बात करें, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण। खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। खनिज निक्षेपों से युक्त उद्योगों को खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है। अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। जनसंख्या को क्या करते हैं? सघन बना देते हैं। फिर बात करें नगरीकरण की, तो नगर रोजगार के किसके रोजगार के बेहतर अवसर, रोजगार के क्या करवाते हैं? बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हैं। शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। और नगरीय जीवन के आकर्षण ने देहात यानी गांवों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। इन नगरों में जनसंख्या वितरण अधिक होगा और गांवों में कम होगा। औद्योगिकरण की बात करें, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें श्रमिक होते हैं, परिवहन परिचालक होते हैं, दुकानदार होते हैं, बैंक कर्मी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अध्यापक होते हैं तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की हम बात करें तो कुछ स्थान धार्मिक अथवा राज्य सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। क्या कहा हमने? कुछ स्थान होते हैं जिनका धार्मिक और सामाजिक महत्व होता है तो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। वहीं इसका उल्टा सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले स्थानों को लोग छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले लोगों को छोड़कर, अशांति वाले स्थानों को लोग छोड़कर चले जाते हैं। कई बार सरकारें विरल जनसंख्या वाले होते क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों को छोड़कर चले जाने को प्रोत्साहित करती है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की बात करें, किसकी बात करें? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच, किसके बीच में? दो समय अंतरालों के बीच में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, किसके? जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अर्थात हमें अगर प्राकृतिक वृद्धि निकालनी हो तो जन्म लेने वालों में से मरने वालों की संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास कौन सी वृद्धि आएगी? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि आएगी। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब जन्म लेने वालों में से मृत्यु होने वालों की संख्या को घटा देंगे और इसका जो योग आएगा, इस योग के अंदर जोड़ेंगे किसको? आने वालों की संख्या घटाएंगे और जाने वालों की संख्या, सॉरी, आने वालों की संख्या में से जाने वालों की संख्या घटा देंगे। इससे जो योग आएगा, इन दोनों का जो योग होगा, जन्म मृत्यु और आप्रवास उत्प्रवास का जो योग होगा, उसी से क्या होती है? वास्तविक वृद्धि। क्या होती है? वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की बात करें तो इसमें क्या होता है? सर, इसमें जन्म दर तो अधिक होगी और मृत्यु दर क्या होगी? कम होगी। या फिर अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाते हैं, तब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है। ऋणात्मक वृद्धि की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी। इसमें जन्म दर तो क्या होगी? कम होगी और मृत्यु दर क्या होगी? अधिक होगी। या इस देश से के लोग यहाँ इस देश को छोड़कर दूसरे देशों में स्थायी रूप से चले जाएं, ठीक है, तब क्या होगी? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होगी। जनसंख्या परिवर्तन घटक 3 है, जन्म मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन घटक कितने हैं? 3, जन्म मृत्यु और प्रवास। पहले बात करें अशोधित जन्म दर की, सीबीआर की हम बात करें, इसकी बात करें, सीबीआर की बात करें, अशोधित जन्म दर की। प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है अशोधित जन्म दर को। अशोधित जन्म दर निकालने का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म
लेने वालों की संख्या और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या को गुणा कर देंगे किससे, 1000 से, तो अशोधित जन्म दर हमें मिल जाएगी। फिर बात करें अशोधित मृत्यु दर की, CDR की। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में, किसमें, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको निकालने का सूत्र होता है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या और गुणा करेंगे इसको 1000 से। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। यानी जनांकीय सिद्धांत में कौन सी अवस्था में है वो अवस्था जन्म दर मृत्यु दर को प्रभावित करती है। सामाजिक उन्नति कैसी है वो भी मृत्यु दर को प्रभावित करेगी। आर्थिक विकास कैसा हो इस क्षेत्र का वो भी मृत्यु दर को प्रभावित करेगा। आर्थिक विकास में और मृत्यु दर में जो क्या पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें प्रवास। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास के द्वारा क्या होगा, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होगा। इसके द्वारा उद्गम स्थान को छोड़कर जाना, किसको छोड़कर जाना, उद्गम स्थान को छोड़कर जाना और गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों शामिल होते हैं। यानी किसी स्थान को छोड़कर चले जाना और किसी स्थान पर आकर बसना दोनों ही क्या कहलाते हैं, प्रवास। प्रवास स्थायी भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। ठीक है, प्रवास निम्न प्रकार से हो सकता है, गांव से गांव में हो सकता है, गांव से नगर में हो सकता है, नगर से नगर में हो सकता है और नगर से गांव में हो सकता है। तो गांव से शहर जा सकते हैं और शहर से गांव आ सकते हैं, या किसी शहर से शहर और गांव से गांव, इस प्रकार के प्रवास होते हैं। फिर है आप्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं। और उत्प्रवास किसे कहेंगे, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी। क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो कारक है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिवर्ष कारक वे होते हैं, प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो लोगों को किसी स्थान को छोड़कर जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे बेरोजगारी हो गई, रहन सहन की निम्न दशाएं हो गई, सामाजिक उपद्रव वाली स्थिति हो गई, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं आती हो, महामारियां फैली हो, या सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जिन क्षेत्रों में होता है वहां से लोग चले जाते हैं। ये सभी कारक कौन से हैं, प्रतिकर्ष कारक। दूसरे कारक है अपकर्ष कारक। वे कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या जनसंख्या को अपनी ओर बुलाते हैं वो कौन से, अपकर्ष कारक। कौन से, जैसे काम के बेहतर अवसर जहां होंगे, रहन सहन की बेहतर दशाएं होगी, शांति और स्थायित्व होगा, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होगी और अनुकूल क्या होगी, जलवायु। ये सब क्या है, अपकर्ष कारक है। ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, क्या करें हम, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि का उद्भव हुआ और जब कृषि आरंभ हो गई तब से लेकर तब जनसंख्या का आकार क्या था, छोटा था। और कितनी जनसंख्या थी, मात्र 80 लाख। कितने थे, 80 लाख। जब फिर ईसा की पहली शताब्दी आई, क्या है, पहली शताब्दी, उस समय जनसंख्या थी कितनी, जनसंख्या थी मात्र कितनी, 30 करोड़। उस समय 30 करोड़ से कम थी। और 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति हुई उस समय विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़। कितने थे, 55 करोड़। यानी जनसंख्या में परिवर्तन तो हो रहा है, जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन एक लंबा समय लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है, विस्फोटक वृद्धि। आरंभ में जनसंख्या 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे, परंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। ठीक है, यानी जनसंख्या की वृद्धि दोगुनी होने में कम समय लगने लगा।
मात्र अब देखा कि हमने 100 करोड़ जनसंख्या यानी 5 अरब से 6 अरब होने में कितने लगे, 12 वर्ष, फिर 6 से 7 होने में 12 वर्ष लगे, और 7 से 8 होने में 12 वर्ष लगे। यानी जनसंख्या में जो वृद्धि दर हुई, वृद्धि दुगनी हो रही है, उसमें समय कम लगने लगा है पहले के मुकाबले। पहले तो देखो पहली शताब्दी में 30 करोड़ थी और 1750 आई तब मात्र कितनी 55 करोड़ थी। तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ कम थी, फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, डबल होने लगी और कम समय में। ठीक है, लेकिन आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने जन मृत्यु दर को कम कर दिया है, बीमारियों पर रोकथाम लगा दिए, संक्रामक बीमारियों के लिए इलाज ढूंढ लिया है। इस कारण जनसंख्या में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने कृषि व औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बल पर ही भयंकर बीमारियों और संक्रामक रोगों की रोकथाम हुई, मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति ने लोगों के रहन सहन की दशाओं में सुधार किया, उन्हें आरामदायक बनाया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। अर्थात जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या को बढ़ावा देने का काम किया है, यानी बढ़ी है इसके कारण। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। 1 करोड़ जनसंख्या होने में 10 लाख वर्ष से अधिक का समय लगा, लेकिन 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। और ये रिपीट हो रहा है, 6 से 7 होने में भी 12 वर्ष लगे, और 7 से 8 अरब होने में भी मात्र 12 वर्ष ही लगे। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से अब घट रही है। विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में तीव्र वृद्धि है, यानी विकसित देश के मुकाबले विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी जहां पर आर्थिक विकास कैसा होगा, ज्यादा होगा, आर्थिक विकास ज्यादा होगा तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, कम। जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, कम होगी। और जहां पर आर्थिक विकास क्या होगा, कम, वहां पर जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, ज्यादा। जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी भाई, ज्यादा। तो आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में क्या पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध। इसी कारण से विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। कैसी होती है भाई, अधिक। विश्व में जनसंख्या परिवर्तन की दर बहुत निम्न है, कितनी है, मात्र 1.4% है। फिर भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जब निम्न वार्षिक दर होती है ना, क्या होती है, निम्न वार्षिक दर होती है, और वो बहुत बड़ी जनसंख्या पर लागू, किस पर लागू हो, बड़ी जनसंख्या पर लागू हो, तो इससे कुल जनसंख्या में विशाल परिवर्तन आता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, संसाधनों का ह्रास हुआ है, और अब जो संसाधन उपलब्ध है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण करने में असक्षम हो रहे हैं। जनांकीय संक्रमण चक्र, किसकी बात करें, जनांकीय संक्रमण चक्र की हम बात करें। जनांकीय संक्रमण चक्र या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की हम बात करें तो ये वर्तमान जनसंख्या का वर्णन करता है और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने का काम करता है। कौन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या कर सकते हैं हम, वर्तमान जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किससे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से। और क्या कर सकते हैं, ये बताता है साहब कि जब जो व्यक्ति होता है वो खेतीहर, अशिक्षित और कैसा हो, ग्रामीण हो, यानी जब व्यक्ति खेतीहर, ग्रामीण और अशिक्षित से क्या होने लगता है, औद्योगिक होने लगता है, नगरीय होने लगता है और शिक्षित होता है, उस स्थिति में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाती है, निम्न। दोनों ही क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। क्या है रहा है, इस सिद्धांत में बताता है कि जैसे ही समाज में ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके कैसा हो जाएगा, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन जाएगा, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से कैसी हो जाएगी, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
कई अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर 3 अवस्थाएं बताई गई कक्षा 12 के अंदर। कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 3 अवस्थाएं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली अवस्था में जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है, तो जनसंख्या में परिवर्तन नहीं आता, जनसंख्या मंद गति से वृद्धि होती है। वर्तमान में यह अवस्था कहां पर है? बांग्लादेश में है। और वर्षा वनों के जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर भी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था पाई जाती है। फिर दूसरी अवस्था की बात करें, इसमें जन्म दर प्रारंभ में तो अधिक होती है, लेकिन समय के साथ क्या होती है? घटती जाती है, समय के साथ घटती जाती है। और धीरे धीरे जो मृत्यु दर है वो भी क्या हो जाती है? कम। इसमें मृत्यु दर तो क्या होती है? कम ही होती है। और इस कारण से इसमें जन्म दर अधिक थी लेकिन बाद में कम हुई, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि। इसीलिए जो दूसरी अवस्था है जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की, उसको विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। फिर तीसरी अवस्था की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर ये भी कम थी और मृत्यु दर भी क्या थी? कम थी। तो जनसंख्या में मंद गति से अब क्या हुई? वृद्धि, या स्थिर जनसंख्या हो गई, या निम्न उतार चढ़ाव हो रहे हैं। द्वितीय अवस्था कहां पर मिलती है? पेरू में, श्रीलंका, केन्या में। और तृतीय अवस्था के उदाहरण कहां पर मिलते हैं दुनिया में? कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। आगे चले, ये अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता यानी उच्च जन्म दर होती है, उच्च मर्त्यता यानी उच्च मृत्यु दर होती है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, लोग खेती में लगे होते हैं, बड़े परिवार परिसंपत्तियां माने जाते हैं, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अशिक्षित लोग होते हैं, प्रौद्योगिकी का स्तर नहीं होता। जहां पर जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था पाई जाती है वहां पर प्रौद्योगिकी का स्तर बिल्कुल निम्न होगा, अशिक्षित लोग होंगे, जीवन प्रत्याशा कम होगी, लोग खेती के काम से जुड़े रहेंगे, बड़े परिवार को परिसंपत्तियां माना जाएगा, जनसंख्या वृद्धि धीमी होगी, उच्च जन्म दरों का उच्च क्या होगा? मृत्यु दर। दूसरी अवस्था की हम बात करें तो इस अवस्था के आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है लेकिन समय के साथ घटती जाती है और मृत्यु दर भी क्या होती है? घट जाती है, अर्थात जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। फिर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दशाओं में भी क्या आ जाता है? सुधार। इस कारण से भी मृत्यु दर में कमी आती है, मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में क्या आएगी? कमी। और जब मृत्यु दर में कमी आएगी जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगी। तृतीय अवस्था की बात करें, इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है? निम्न होती है और जनसंख्या स्थिर या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान होता है और जनसंख्या विचार पूर्वक जनसंख्या को आकार देने लगे। लोग विचार पूर्वक क्या करने लगे? अब जनसंख्या को आकार देने लगे, अर्थात परिवार नियोजन की पालना करने लगे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है? परिवार नियोजन की सुविधाएं और प्रचार करके, प्रचार विभिन्न माध्यमों से प्रचार करके लोगों को जागृत कर सकते हैं। गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्ध कराकर हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सुझा सकते हैं, अर्थात जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। थॉमस माल्थस एक विद्वान हुए, थॉमस माल्थस, इन्होंने जनसंख्या परिवर्तन को लेकर कुछ विचार रखे। वो विचार क्या थे? इन्होंने कहा, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में, सिद्धांत कब दिया था? 1798 में। कहा था कि लोगों की संख्या, क्या कहा? लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। यानी जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम होगा वो किसके रूप में सामने आएगा? अकाल, बीमारी और युद्ध, इनके कारण लोगों की संख्या में अचानक क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी, यानी इनमें लोग काफी मरेंगे और मरने से जनसंख्या में काफी कमी आएगी। ये किसने कहा? थॉमस माल्थस ने। इसी के साथ ही हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अगर जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो और आप समझते हैं कि ये हमारे लिए अनुकूल है तो बने रहिए हमारे चैनल कृष्ण एजू वर्ल्ड के ऊपर। पूरे भूगोल यहाँ पर करवाई जाएगी, आपको राजनीति यहाँ पर करवाई जाएगी और इतिहास यहाँ पर करवाए जाएंगे, सारे चैप्टर करवाए जाएंगे आपको इसी तरीके से। तब मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।